तो आज की क्लास में हम मिडिल इंग्लिश पीरियड आफ्टर चौसर पे बात करेंगे। पिछले क्लास में चौसर पे बात हुई थी। उसके अलावा हमने जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है वो भी देखने की कोशिश की थी कि वॉर ऑफ द रोजेस किनके किनके बीच चल रहा था और किस तरीके से वो वॉर ऑफ द रोजेस जो है वो एंड होता है। तो लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मिडिल इंग्लिश पीरियड आफ्टर चौसर, तो व्हाट वाज गोइंग ऑन इन द मिडिल इंग्लिश पीरियड आफ्टर द डेथ ऑफ चौसर, बेसिकली तो जो भी पोइट्री में था इट वाज बेसिकली इमिटेटिव इन नेचर। द पोइट्री वाज इमिटेटिव पोइट्री, मीन्स लोग चौसर को ही कॉपी कर रहे थे और एक पूरा ग्रुप था जिसको चौसेरियंस बोलते हैं। दे वेयर हार्डली ओरिजिनल्स। कौन कौन लोग चौसेरियन थे नाम उतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, but the point is कि they were writing hardly original poetry. All of them were almost all of them uh, were of poor quality, lifeless, numerous and voluminous. तो जो भी लोग चौसर को फॉलो कर रहे थे वो लिख तो काफी ज्यादा रहे थे, बहुत ज्यादा लिख रहे थे, बट जो कंटेंट की क्वालिटी थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। दे वेयर ट्राइंग टू कॉपी चौसर, की चौसर ने जिस तरीके का लिखा है उसी को वो लोग कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे। अगर आप इसमें आगे बढ़े, स्कॉटलैंड को भी इंक्लूड किया जाए क्योंकि स्कॉटलैंड और इंग्लैंड उस समय क्या अभी भी जो है दे आर नेबरिंग कंट्रीज, और स्कॉटलैंड और इंग्लैंड को अलग नहीं देखते हैं ब्रिटिश लिटरेचर पढ़ते हुए। तो पोइट्री इन स्कॉटलैंड वर इन्फ्लुएंसिव, मार्क्ड इन्फ्लुएंस ऑफ चौसर एंड दे वर ओरिजिनल टू। तो चौसर का इन्फ्लुएंस वहां पे था पर वहां जो पोइट्री लिखी जा रही थी वो ओरिजिनल। शुरू में ये चीज फेथफुल रेंडरिंग ऑफ नेचर एंड लैंडस्केप, एक राइटर, इनका नाम ये आप लोग याद रखिएगा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के लिए, दिस नेम इज इंपॉर्टेंट, रॉबर्ट हेनरिसन, हु इज द ट्रू स्कॉटिश क्वालिटी रेफर्स टू कि रॉबर्ट हेनरिसन वाज अ पोएट ऑफ स्कॉटलैंड। he was influenced by Chaucer, but whatever he was writing was somehow original. Means, in spite of copying Chaucer, he was writing original poetry. तो वो इन्फ्लुएंस थे, पूरी तरीके से कॉपी नहीं कर रहे थे, बट ज्यादातर पोएट्स जिनको हम चौसेरियंस की कैटेगरी में रखते हैं, दे वेयर ट्राइंग टू कॉपी चौसर और बहुत ज्यादा लिख रहे थे, पर वो क्वालिटी जो था वो अच्छा नहीं था। वन अदर नेम, सॉरी, विच इज वेरी पॉपुलर एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज, सॉरी ये नीचे कैसे हो जाए, विलियम डनबर का जो नाम है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक मिनट। सो वी हैव विलियम डनबर एक्चुअली, हु इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड ही इज द ग्रेटेस्ट ब्रिटिश पोएट बिटवीन चौसर एंड स्पेंसर। अगर आप ध्यान से देखें तो स्पेंसर जो है वो 15th सेंचुरी में आते हैं, चौसर जो है वो 14th सेंचुरी, स्पेंसर 15th और 16th। कैन एनीवन वुड लाइक टू करेक्ट मी? क्योंकि अगर आप ब्रिटिश लिटरेचर के हिसाब से देखो तो पहले चौसर, फिर स्पेंसर, और फिर बड़ा नाम जो है वो यूनिवर्सिटी विट्स या आगे चल के विलियम शेक्सपियर। तो चौसर और स्पेंसर के बीच में कोई जो सबसे बड़ा पोएट था वॉज विलियम डनबर। कैन एनीवन प्लीज टेल मी द टाइम पीरियड ऑफ स्पेंसर? तो ये आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। तो विलियम डनबर बहुत पॉपुलर थे चौसर और स्पेंसर के बीच में। एडमंड स्पेंसर जो है ब्रिटिश पोएट, he was very popular and he has written a work, The Thistle and the Rose, to commemorate the marriage of James IV of Scotland to the daughter of Henry VII of England. तो उनको इन्होंने लगभग एज ए गिफ्ट देते हुए, उनको एड्रेस करते हुए ये एक वर्क लिखा था विच इज द थिस्टल एंड द रोज। और ये मैरिज पे लिखा गया था जेम्स फोर, स्कॉटलैंड का जो जेम्स फोर था। या 16th सेंचुरी, स्पेंसर 16th सेंचुरी के बिगनिंग में है, राइट। तो वी हैव जेम्स फोर ऑफ स्कॉटलैंड के डॉटर की शादी हेनरी सेवन ऑफ इंग्लैंड से जो हुई थी, ये पिछले क्लास में भी हम लोगों ने देखा था। तो उसको कमेमोरेट करने के लिए द थिस्टल एंड द रूज लिखा गया। फिर उसके बाद बैलेड लिटरेचर इस टाइम पे बहुत ज्यादा फ्लॉरिश कर रहा था, इंक्रीजिंगली पॉपुलर, फॉस्टर्ड अ लव ऑफ पोएट्री अमंग पीपल। रॉबिनहुड साइकिल चल रहा था प्रोज में जो है, सॉरी बार बार, more promising than poetry and फॉर इंस्ट्रक्शन एंड एंटरटेनमेंट। तो प्रोज वर्क जो भी लिखे जा रहे थे वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिखे जा रहे थे कि कोई बहुत बड़ा चेंज लाया जाएगा या कुछ भी ऐसा। बट आफ्टर चौसर अगर आपको ध्यान रखना है तो प्रोज के कंपैरिजन में पोइट्री ज्यादा प्रॉमिसिंग था, ज्यादा बेटर था।
एंड वन राइटर, प्रोज राइटर, जैसे पोइट्री राइटर में विलियम डनबर का नाम याद रखना है, द ग्रेटेस्ट ब्रिटिश पोएट बिटवीन चॉसर एंड स्पेंसर। प्रोज राइटर में वी हैव रेगिनल पिकॉक, who was famous for religious writings and engaging in controversial topics। और एक और नाम जो आता है वो है सर जॉन फोर्टेस्क, पॉलिटिकल ट्रीटीज ऑन द डिफरेंस ऑफ एन एब्सोल्यूट एंड लिमिटेड मोनार्की। एब्सोल्यूट एंड लिमिटेड मोनार्की के डिफरेंस पे इन्होंने लिखा था। सेंस ये है, मोनार्की कहते हैं जो राजशाही चल रहा हो, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, एब्सोल्यूट मोनार्की क्या है, लिमिटेड मोनार्की क्या है, उस पे एक पॉलिटिकल वर्क इन्होंने लिखा था। तो सर जॉन फोर्टेस का नाम याद रखना है। ये सब प्रोज वर्क थे। और रेगनेंट पिकॉक जो रिलीजियस टॉपिक्स पे लिखते थे, और बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक जो चर्च से रिलेटेड, चर्च के करप्शन से रिलेटेड। तो वी बेसिकली हैव टू नोटिस टू थ्री नेम्स who were popular after चौसर। तो दो तीन चार नाम आप ध्यान रख लीजिए। पहला ये है कि आपको ये समझना है कि चौसर के बाद ज्यादातर लोग चौसर को कॉपी कर रहे थे, बट स्कॉटलैंड में जो पोइट्री थी वो कंपैरेटिवली ज्यादा बेटर थी। और उसमें एक नाम आता है रॉबर्ट हेनरिसन का, जो ट्रू स्कॉटिश स्पिरिट के साथ लिख रहे थे। तो रॉबर्ट हेनरिसन का नाम आपको ध्यान रखना है। विलियम डनबर इज कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट पोएट बिटवीन चौसर एंड स्पेंसर। और उसके बाद प्रोज जो है वो ज्यादा बेटर था। और प्रोज में दो राइटर जो इंपॉर्टेंट मीन्स अभी तक, रेगनेंट पिकॉक और सर जॉन फोर्टेस्क। नाउ अदर राइटर्स जो आप देखें इसमें, ये सारे प्रोज राइटर्स हैं। जैसे विलियम कैक्सटन, कैक्सटन प्रिंटिंग प्रेस भी था इनका, और ये वो भी बहुत अलग अलग तरह की राइटिंग्स में इंगेज थे। जॉन विक्लिफ का नाम आता है, हु इज नोन फॉर हिज ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल। सर थॉमस मुरे की यूटोपिया 1516 में इसी टाइम पे आए, ये भी एक प्रोज वर्क ही है। प्लेटो का रिपब्लिक का ट्रांसलेशन किया गया 1551 में। और रॉजर एसम टॉक्सोफिलस और स्कूल ऑफ शूटिंग 1545 में ये वर्क लिखा। दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोज वर्क्स आफ्टर चौसर। हालांकि आपको ये दिख रहा है कि 15th सेंचुरी के अलावा 16th सेंचुरी की चीजों को भी इंक्लूड किया गया है आफ्टर चौसर की कैटेगरी में, के 1516, 1551, 1545। तो जॉन विक्लिफ का ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल, सर थॉमस मुरे का यूटोपिया, प्लेटो का रिपब्लिक, रॉजर एसम का टॉक्सोफिलस स्कूल ऑफ शूटिंग। और ज्यादातर इंटरेस्ट जो है वो स्क्रिप्चर्स में हुआ करता था। दो मेजर लिटरेरी फिगर्स इस एज के वी शुड फोकस मेजरली ऑन, वन इज जॉन स्केल्टन एंड द अदर इज सर थॉमस मैलोरी मोटे डी आर्थर। जॉन स्केल्टन का नाम याद रखना है, द फर्स्ट पोएट लॉरेट उस सेंस में। हालांकि फर्स्ट फॉर, हाँ ये यहाँ पे आप लोग रिप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट पोएट लॉरेट किसको मानते हैं वैसे? हु इज द फर्स्ट पोएट लॉरेट इन इंग्लैंड? यू कैन रिप्लाई हियर, नॉट नेसेसरी टू पुट इट इन द चैट बॉक्स। हाँ, फर्स्ट पोएट लॉरेट जो है वो ड्राइडन को माना जाता है, बट जैसे यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि जॉन स्केल्टन इज द फर्स्ट पोएट लॉरेट, बट जो ऑफिशियल पोएट लॉरेट थे जिसको किंग चार्ल्स ने अपॉइंट किया था वो ड्राइडन थे। बट व्हेन वी टॉक अबाउट जॉन स्केल्टन, ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, व्हेन वी टॉक अबाउट जॉन स्केल्टन, इनको भी पोएट लॉरेट कंसिडर किया जाता है, बट ऑफिशियली ही वाज नॉट अ पोएट लॉरेट। उस समय तक पोएट लॉरेट का पोस्ट क्रिएट नहीं किया गया था प्रॉपर तरीके से, बट अनऑफिशियली आप कह सकते हो कि पहले पोएट लॉरेट यही थे। एक्चुअली ही साइंड हिमसेल्फ एज अ पोएट लॉरेट रेजियस ओरेटर। सो कोई रिकॉर्ड नहीं है, बट ऐसा उन्होंने खुद को एक तरीके से असाइन किया था कि ही इज द फर्स्ट पोएट लॉरेट। Unjustly neglected figures of literature suffered at the hands of George Puttnam, one of the earliest critics of poetry। फिर उसके बाद अगले राइटर आते हैं सर थॉमस मैलोरी मोटे डी आर्थर, हाई प्लेस इन लिटरेरी हिस्ट्री, लेजेंड्स अबाउट किंग आर्थर एंड हिज नाइट्स, लुकिंग बैक विद सेंटिमेंट्स, looking back with sentimentals, inspiration for many modern poets, मैथ्यू आर्नल्ड, स्वाइनबर्ने, विलियम मॉरिस, टेनिशन। ये सारे लोग इंस्पायर्ड हैं सर थॉमस मैलोरी मोटे डे आर्थर से। तो इनके बारे में सिर्फ थोड़ा सा ये याद रखिएगा कि ही हैज इंस्पायर्ड मेनी मॉडर्न पोएट्स लाइक मैथ्यू आर्नल्ड, स्वाइनबर्न, विलियम मॉरिस, टेनिशन।
एक्सेट्रा। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि, सॉरी, अगर ग्रामर की बात करें तो वी हैव फॉल्टी सेंटेंसेस, लिटिल अटेंशन टू ग्रामर बट वंडरफुली रेशी एंड पिकेरस। तो जो भी चीजें मिडिल इंग्लिश पीरियड आफ्टर चौसर लिखी जा रही थी, तो ऐसा नहीं है कि जो भी सेंटेंस वो लोग क्रिएट करते थे वो ग्रामेटिकली बहुत सही नहीं थे, और थोड़ा बहुत वेरिएशन था अलग अलग राइटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू में, अलग अलग राइटर्स की राइटिंग में। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि क्या इस टाइम तक कोई विमेन वॉइस आ चुका था या नहीं आया था? इज देयर एनी विमेन राइटर आफ्टर चौसर और ड्यूरिंग द एज ऑफ चौसर, मिडिल इंग्लिश पीरियड तक कोई विमेन राइटर थी या नहीं? तो यहां से एक आध क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। The Routledge History of Literature in English, Mary Day France, late 20th century lies growing readership even before Caxton. तो कैक्सटन से भी पहले एक राइटर हुआ करती थी, हु इज मैरी डे फ्रांस, और रूट्स विथा, ये नाम आपको ध्यान रखना है, हु इज कंसीडर्ड टू बी द फर्स्ट वुमेन राइटर इन यूरोप। और क्रिस्टीन डी पिसान का नाम तो, पिसन का नाम तो याद रखना ही है, फ्रांस से थी, एंड शी वाज द फर्स्ट women to be a full-time professional writer. One of the first to be questioned the authority of men's writing, Book of the City of Ladies. तो तीन नाम बेसिकली आते हैं वेमेन वॉइसेस में, मेरी डे फ्रांस, रोड्स विथा और क्रिस्टीन डी पिसन। तो इसमें जो दो नाम है, सेकंड और थर्ड, रोड्स विथा फर्स्ट विमेन राइटर इन यूरोप। बस फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है विच यू नीड टू मेमोराइज। So Christine de Pizan is the first full-time professional writer, and she was the first to question the authority of men's writing. उसके बाद आता है मार्गरी कैम्पे, द बुक ऑफ मार्गरी कैम्पे डिक्टेटेड हर वर्क टू टू मेन शी कुड नाइदर रीड और राइट। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है आपके हिसाब से। एक राइटर थी मार्गरी कैम्पे नाम की, जो जिसको खुद लिखना और पढ़ना नहीं आता था, बस उसने बुक लिखी। बुक कैसे लिखी? तो जो भी उसके अपने एक्सपीरियंस थे या जिस तरीके से भी वो लिखना चाहती थी, उन्होंने नरेट किया दो लोगों को, दो मेल को, और फिर उन्होंने जो है वो अपनी बुक्स जो है वो लिखी। तो सी डिक्टेटेड हर वर्क्स टू टू मेन एज शी कुड नाइदर रीड और राइट। तो ये अगर फैक्चुअल क्वेश्चन कि वो कौन सी ऐसे विमेन राइटर हैं जो रीड और राइट, who couldn't read or write, but still she wrote a book in the Middle English period, तो it was मार्गरी केम्पे। ये आपको ध्यान रखना है। नाउ कमिंग टू द थ्री फेजेस ऑफ मिडिल इंग्लिश, तीन अलग अलग फेजेस में अगर हम इसको बांट के देखें, इंग्लिश इन डिक्लाइन 1066 टू 1204, नॉर्मन कंक्वेस्ट 1066 से आपका मिडिल इंग्लिश पीरियड शुरू होता है। तो सॉरी, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। तो जो मिडिल इंग्लिश का शुरुआती पीरियड था, उस समय इंग्लिश जो है वो एरिस्टोक्रेट्स की भाषा नहीं थी। इट वाज रिप्लेस्ड बाय नॉर्मन एरिस्टोक्रेसी, फ्रेंच लैंग्वेज। जो पावर में जो लोग थे वो फ्रेंच बोलते थे, चूंकि नॉर्मन पीपल थे, नॉर्मन कन्क्वेस्ट हुआ था। तो शुरू के जो मिडिल इंग्लिश पीरियड के जो शुरू के लगभग 100 साल हैं, जो पहली सेंचुरी है, जो पूरी की पूरी जो 11th सेंचुरी है, उसमें इंग्लिश का डिक्लाइन हुआ। और इंग्लिश लैंग्वेज जो है, इट वाज द लैंग्वेज ऑफ द लोअर क्लासेस, ये आपको समझना है। In the beginning of the Middle English period, English was basically the language of lower classes, and it almost disappeared as a written official language. और जो written official language, sorry, it almost disappeared as a written language. तो written language के फॉर्म में इंग्लिश लगभग disappear हो चुका था, और जो ऑफिशियली उस टाइम लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही थी, those were Latin and French. अब ये चीज मैंने पहले डिस्कस करी हुई है। कौन आंसर करना चाहेगा कि लैटिन लैंग्वेज जो है वो किसकी लैंग्वेज थी और फ्रेंच किसकी लैंग्वेज थी? लैटिन किसकी और फ्रेंच किसकी? कोर्ट में फ्रेंच चलता था और चर्च में
लैटिन, तो ये चीज तो जो ऑफिशियली यूज हो रही थी वो लैटिन एंड फ्रेंच, एंड इंग्लिश वाज ऑलमोस्ट डिसअपियरिंग इन द, एग्जैक्टली, सो एंड इंग्लिश वॉज डिसअपियरिंग इन 11th सेंचुरी। तो सोचिए, जो लैंग्वेज 11th सेंचुरी में लगभग रिटन फॉर्म से डिसअपियर होने वाली थी, वही लैंग्वेज 14th सेंचुरी आते आते, 15 16 सेंचुरी आते आते प्रॉपर तरीके से एस्टैब्लिश हो जाती है। तो दिस इज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट विच वी नीड टू कंसीडर। तो शुरू के 1100 के आसपास 11th सेंचुरी में वो लैंग्वेज डेड होने वाला था, बट स्टिल, और वो एरिस्टोक्रेट्स का लैंग्वेज नहीं था, वो लोअर क्लास के पीपल का लैंग्वेज था इंग्लिश, एंड स्टिल वो धीरे धीरे फिर इमर्ज किया। और 15 16 सेंचुरी आते आते वो मतलब जो उसका डाउनफॉल था वो कम हुआ और वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाने लगा, पूरी तरीके से इमर्जेंस हुआ। सो इंग्लिश इन एसेंट इट मींस इट इमर्ज इन 13th सेंचुरी, बेसिकली 1204 से लेकर के 1348 तक। तो जो 13th सेंचुरी और 14th सेंचुरी का हाफ है, यहाँ पे अब इंग्लिश जो है वो वापस से इमर्ज करना शुरू किया, मिडिल इंग्लिश पीरियड के टाइम पीरियड। King John Lackland lost the English possession in France, makes French as a less important language in England। और इसमें जिसका रोल जाता है, तो एक राजा किंग जॉन लैकलैंड लॉस्ट द इंग्लिश पोजेशन इन फ्रांस। फ्रांस में इंग्लिश लोगों का जो पोजीशन है वो खत्म हो चुका था, और मेक्स फ्रेंच अ लेस इंपॉर्टेंट लैंग्वेज इन इंग्लैंड। सो दिस वाज द पर्सन जिन्होंने फ्रेंच की इंपॉर्टेंस को इंग्लैंड में कम किया। तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के लिए वी शुड नोट दैट कि किंग जॉन लैकलैंड इज द पर्सन who is responsible for the downfall of French language in England and the uprise of English language in particularly England. So English now becomes the language of communication, instruction, and loss dialectical less dialectical differences है actually, it's not loss, less dialectical differences। तो वो जो डिफरेंस था अलग अलग जगहों पे, कि एक पर्टिकुलर एरिया में अलग तरीके से बोला जा रहा है, एक पर्टिकुलर एरिया में अलग तरीके से बोला जा रहा है इंग्लिश लैंग्वेज, धीरे धीरे वो डिफरेंसेस कम होने शुरू हुए 13th सेंचुरी और 14th सेंचुरी के बीच में। और फ्रेंच जो है 13th और 14th सेंचुरी आते आते तक नॉट इवन लर्न बाय द चिल्ड्रन ऑफ नोबिलिटी, जो अपर क्लास था अब उनके भी बच्चे फ्रेंच नहीं सीख रहे थे, दे वेर ऑल्सो लर्निंग इंग्लिश। तो 11th सेंचुरी में जो लैंग्वेज लोअर क्लास की लैंग्वेज थी, 12th सेंचुरी और 13th सेंचुरी आते आते तक, एक्चुअली 13th सेंचुरी और 14th सेंचुरी में वो लैंग्वेज नोबल क्लास ने भी उस लैंग्वेज को अडॉप्ट कर लिया। तो पहले वो 11th सेंचुरी में लोअर क्लास का था, लेकिन 13th और 14th सेंचुरी आते आते तक सिर्फ 200 सालों में वो अपर क्लास की लैंग्वेज भी होगी। इवन द चिल्ड्रन ऑफ नोबल क्लास, द एरिस्टोक्रेटिक क्लास वर नॉट लर्निंग फ्रेंच नाउ। तो इंग्लिश ट्रायम्फेंट, इंग्लिश की जीत पूरी तरीके से होती है 14th सेंचुरी के मिड से लेकर के 16th सेंचुरी के बिगनिंग तक। जो अगला 150 साल था उसमें इंग्लिश पूरी तरीके से राइज कर जाता है। कि क्यों राइज करता है, क्या चीजें इस दौरान होती है, विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो जब हम लोग चौसर पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने देखा था कि ब्लैक डेथ हुआ था। ब्लैक डेथ 1348 से लेकर के 51 तक, इस 3 साल में इंग्लैंड की लगभग 1/3 पॉपुलेशन वाइप आउट हो गई, पूरी तरीके से खत्म हो गई थी। जैसे कोविड में कुछ लोग मर रहे थे, तो ये तो कुछ भी नहीं, सोचिए 14th सेंचुरी में इंग्लैंड की 1/3 पॉपुलेशन वाइप आउट हो गई। I don't know what was the population of England in 14th century. Just out of curiosity, let me check this कि उस समय क्या पॉपुलेशन रही होगी इंग्लैंड को, और लगभग 1/3 पॉपुलेशन जो है वो वाइप आउट हो गई। पॉपुलेशन ऑफ इंग्लैंड इन 14th सेंचुरी, इट वाज जस्ट यस 4.7 मिलियन थी। तो 47 लाख लोग वहां होते थे, जो घट करके 2.1 मिलियन पे आ गई थी। तो इट इज एन इंटरेस्टिंग, हालांकि ये फैक्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको ये समझना है कि ब्लैक डेथ ने लगभग 1/3 पॉपुलेशन पूरी खबर, लेबर शॉर्टेज हो गई थी, इंक्रीज द प्रेस्टीज ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द वर्किंग क्लास। तो इस ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था कि इंग्लिश इमर्ज हुआ। क्यों? क्योंकि जब लेबर की शॉर्टेज हुई, तो जो लैंग्वेज प्रेस्टीज थी, जो वर्किंग क्लास का लैंग्वेज था, तो जो भी अपर क्लास के लोग थे उनसे कनेक्ट करने के लिए अपर क्लास को लोअर क्लास से कनेक्ट करना पड़ा। एंड दे हैव टू, चूंकि ये नीड हुई, दे हैव टू अडॉप्ट द लैंग्वेज ऑफ
लोअर क्लासेस विच वाज इंग्लिश एट दैट टाइम। फिर 100 ईयर वॉर जो चल रहा था, लॉस ऑफ ऑल फ्रेंच होल्डिंग्स। 100 ईयर वॉर में ये हुआ कि फ्रेंच के जितने भी किंग्स थे, नो लार्जर हैड एनी इंपॉर्टेंट रीजन फॉर लर्निंग फ्रेंच, कोई भी फ्रेंच अब सीखना नहीं चाह रहा था। तो कई बार ये माना जा सकता है कि अगर ये दो चीजें नहीं हुई होती तो शायद इंग्लिश लैंग्वेज उतनी पॉपुलर नहीं होती, द ब्लैक डेथ नहीं हुआ होता, 100 ईयर वॉर नहीं हुआ होता। तो इट इज समहाउ कंसिडर्ड दैट द सर्वाइवल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज ऑलमोस्ट अ मिरेकल, ये एक चमत्कार जैसा था। क्योंकि एक ऐसा टाइम जिस समय फ्रेंच और जर्मनिक लैंग्वेज पूरी तरीके से डोमिनेट कर रही हो, और अचानक से इंग्लिश लैंग्वेज इन दोनों लैंग्वेज को डोमिनेट कर जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ। यस विप्लो, यू हैव सेंड कि लंदन पॉपुलेशन, ये आपने लंदन का पर्टिकुलरली भेजा है, मैं टोटल इंग्लैंड की बात कर रहा था। एज लो एज 20,000, मैं टोटल इंग्लैंड की बात कर रहा था कि इट वाज ऑलमोस्ट, लगभग कितने लोग थे मैंने बताया आपको कि 4.7 मिलियन, यानी 47 लाख लोग थे। ओके। तो फ्रेंच और जर्मनिक लैंग्वेज जो इस तरीके से एग्जिस्ट करती थी, जर्मनिक और इंग्लिश जो लोअर क्लास की लैंग्वेज थी, वो सुपरसीड कर जाती है। तो इट वाज ऑलमोस्ट लाइक ए मिरेकल, एंड दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ द ब्लैक डेथ एंड बिकॉज ऑफ द 100 ईयर वॉर। 100 ईयर वॉर ने सारी फ्रेंच होल्डिंग्स को खत्म कर दिया, और ब्लैक डेथ ने एक नीड पैदा की कि लोग जो है वो लोअर क्लास, वर्किंग क्लास की लैंग्वेज जो है वो अब प्रेस्टीज का इशू बन गई, डेट इज द कंसर्न। सो तो देखिए ये चीजें, हाँ, दिस इज द लास्ट पेज वी हैव, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। तो किस तरीके से जो चेंजेस हो रहे थे ओल्ड इंग्लिश में, ये थोड़ा सा लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वेरिएशंस थे, जैसे ओल्ड इंग्लिश में जो वर्ड चल रहा था वो आस्क, ये एक एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है कि किस तरीके से वर्ड्स जो हैं वो अलग अलग ओरिजिन के हैं। तो ओल्ड इंग्लिश में आस्क, फ्रेंच में वही वर्ड क्वेश्चन बन जाता है, लैटिन इंटेरोगेट, इन ओल्ड इंग्लिश इट इज किंग, फ्रेंच में रॉयल, लैटिन में रीगल, ओल्ड इंग्लिश होली, फ्रेंच सैक्रेड, लैटिन कॉन्सेक्रेट। क्लोथ्स ओल्ड इंग्लिश, फ्रेंच अटायो, लैटिन में कोई पर्टिकुलर वर्ड नहीं था। ओल्ड इंग्लिश में हाउस, फ्रेंच में मैंशन, लैटिन में डोमिसाइल, जो आज कलम है, तो इट्स अ लैटिन वर्ड। और ये इंग्लिश में सिप, फ्रेंच में मटन, इंग्लिश में काफ, फ्रेंच में व्हील। ये इस तरीके से भी एक प्रोफेसर ने मुझे जैसे समझाया था, वो ये इस तरीके से कि सिप जो है, इंग्लिश जो था वो लोअर क्लास का, तो ये सिप, वो लोग सिप को ग्रेज कराते थे, एंड दे कैन नॉट अफोर्ड मटन, तो जब उसको पकाया जाता था तो वो मटन होता है, मटन इज अ फ्रेंच वर्ड, क्योंकि वो फ्रेंच जो है वो रूलिंग क्लास था। तो इस तरीके से भी आप ध्यान रख सकते हैं। बट स्टिल वी हैव टू just have a look at these of English, फ्रेंच एंड लैटिन वर्ड्स, जिससे हमारा थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी कि किस तरीके से एक ही वर्ड अलग अलग, आज के डेट में इन सारे वर्ड्स को हम इंग्लिश लैंग्वेज का पार्ट समझते हैं, तो किस तरीके से ब्लेंडिंग भी आगे चल करके हुई बहुत सारे फ्रेंच और, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लेंडिंग ऑफ वर्ड्स को, व्हाट वी कॉल इट, कैन एनीवन जस्ट टर्म दैट पर्टिकुलर थिंग, जो पूरी ब्लेंडिंग ही कहते हैं ना, वर्ड फॉर्मेशन की जो पूरी टेक्निक है कि अलग अलग लैंग्वेजेस के वर्ड जो है वो मिक्सअप हो जाते हैं, और बोरोइंग्स बेसिकली कि अलग अलग लैंग्वेजेस से वर्ड्स बोरो कर लिए जाते हैं। और आज के डेट में ये सारे वर्ड्स जो शुरुआत में फ्रेंच या लैटिन के हुआ करते थे, दे आर पार्ट ऑफ आवर इंग्लिश वोकेबुलरी राइट नाउ। वी वेरी ऑफन यूज द वर्ड इंटरोगेट, रिगल, डोमिसाइल विदाउट नोइंग दैट दीज आर ऑफ लैटिन ऑरिजिन्स। तो इस पे बिना ध्यान दिए भी हम इन शब्द को यूज करते हैं आजकल, बट बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर वी नीड टू नो दैट द ओरिजिन ऑफ दीज पर्टिकुलर वर्ड्स, कि आस्क इंग्लिश ओरिजिन का है, क्वेश्चन फ्रेंच का है, और लैटिन जो है वो, इंटेरोगेट जो है वो लैटिन ओरिजिन का वर्ड। नाउ समिंग अप द entire discussion, English language gains maturity and popularity, emerge as a perfect medium for literature. फ्रॉम एनोनिमस ऑथरशिप 1225 आउल एंड द नाइटिंगेल, यहाँ से शुरुआत हुआ था, लेटर टुवर्ड इंडिविजुअलिज्म, बहुत सारे फिर राइटर्स आ गए। नाउ रिप्रोडक्शन ऑफ बुक्स बाय हैंड बिफोर द अराइवल ऑफ प्रिंटिंग, तो कई बार लोगों को लगाया जाता था काम पे, वो किताबें हैंड रिटन फॉर्मेट में लिखी जाती थी, उसकी कॉपी, जैसे एक बार राइटर ने लिख दिया तो उसकी कॉपी हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट पे तैयार की जाती थी।
लेकिन मिडिल इंग्लिश पीरियड ही वो टाइम था जब प्रिंटेड बुक्स भी आने लगी। ओरल क्वालिटी मेमोराइज टेक्स्ट हैंस मोस्टली वर्स, तो जो शुरू में जो ओरल क्वालिटी की बुक्स थी, मतलब जिनको मेमोराइज किया गया था, तो जो भी रिटन लिटरेचर नहीं था, जो ओरल लिटरेचर था वो ज्यादातर पोइटिक था, वर्स था, पोइट्री था। प्रिंटेड बुक्स वेर वेरी एक्सपेंसिव इन दिस पर्टिकुलर टाइम। मिडिल इंग्लिश पीरियड में प्रिंटिंग प्रेस तो आ गया था, बट जो प्रिंटेड बुक्स थे वो बहुत एक्सपेंसिव हुआ करते थे। एक आध एग्जांपल जैसे दिया गया है कि कोई एक नॉर्मल लीबर जो है वो अगर एक किताब खरीदना चाहे तो शायद उसको अपने पूरे साल की कमाई जो है वो लगानी पड़ेगी। तो दैट वाज द एक्सपेंस ऑफ ए पर्टिकुलर बुक एट दैट टाइम। और ये चीजें 16th सेंचुरी तक भी चलेंगी। धीरे धीरे जब विक्टोरियन एज आते आते तक तो बहुत चीप हो गई थी प्रिंटिंग, और उससे पहले भी मतलब एलिजाबेथन एज के बाद ये प्राइसेस जो है और ऐसी टेक्नोलॉजीज धीरे धीरे आ जाएंगी कि वो जो एक्सपेंस है वो कम होता गया। तो इन मिडिल इंग्लिश पीरियड प्रिंटिंग प्रिंटेड बुक्स वाज स्टार्टेड टू गेट प्रिंटेड, बट इट वाज वेरी 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 एक्सपेंसिव। ओरिजिनलिटी नॉट ए मेजर रिक्वायरमेंट, ट्रांसलेशन एज ओरिजिनल क्रिएशन। तो कोई अगर किसी वर्क को ट्रांसलेट भी कर रहा था तो वो जरूरी नहीं है कि वो उसमें क्रेडिट दे कि आई हैव ट्रांसलेटेड दिस वर्क। कई बार ट्रांसलेशन को भी ओरिजिनल क्रिएशन की तरह ही देखा जा रहा था मिडिल इंग्लिश पीरियड में। सो दिस इज ऑल वी हैव फॉर टुडेज क्लास। आगे जो है वो, चूंकि यहाँ पे आपका मिडिल इंग्लिश पीरियड आफ्टर चौसर जो है वो कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग लैंग्वेज से ही रिलेटेड कुछ और चीज़ें, मिडिल इंग्लिश पीरियड के बाद क्या पर्टिकुलर शिफ्ट आया, वॉवेल शिफ्ट किस तरीके से आया, वो सारी चीज़ें जो लिंग्विस्टिक के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे कि मतलब दैट पर्टिकुलर टाइम ओल्ड इंग्लिश से जो मिडिल इंग्लिश में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने सोशल पॉलिटिकल हिस्ट्री देख ली, और हम लोगों ने लिटरेचर का भी जो मेजर एस्पेक्ट था वो देखा, बट जो लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट है वो हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। एंड देन वी विल मूव ऑन टू द मिडिल इंग्लिश पीरियड के बाद जो आपका एलिजाबेथन एज है या रेनेसा का जो टाइम पीरियड है उस पे हम लोग मूव ऑन करेंगे, उसके बाद लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट्स देखने के बाद।